नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के जो वीडियो में हम आपको बताएंगे वो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु जो सामान्य विज्ञान पूछा जाता है साथियों, वो भी इस वीडियो में आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न सम्मिलित मिलेंगे साथियों। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों विज्ञान से आपको प्रश्न मिलेंगे, इसलिए विज्ञान के नाम से यह सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार जो है साथियों वो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या होता है साथियों? सोनार का फुल फॉर्म जो होगा वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, का प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। तो समझ रहे हैं, सोनार से पराश्रव्य तरंगों को महासागर में भेजा जाता है साथियों। ठीक है, ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनिक रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। इसलिए नौसंचालकों में सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो सकता है साथियों मूल भौतिक राशियाँ? आप सभी जानते हैं कि विज्ञान में 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। उन्हीं 7 में से एक है जो मूल भौतिक राशि है। तो साथियों विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है। ठीक है, बाकी मूल भौतिक राशियाँ नहीं हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम या पदार्थ की मात्रा जिसे हम कहते हैं, ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं साथियों। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता साथियों। ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शक्ति का मात्रक है क्या है? हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है, या फिर न्यूट्रॉन है? शक्ति का मात्रक तो साथियों क्या है? वाट है। कैसे वाट होता है आइए जानते हैं। भौतिकी में साथियों शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति बराबर होता है कार्य अपान समय। ठीक है, W/T होता है। शक्ति का जो SI मात्रक होता है साथियों वो होता है वाट। वाट कैसे निकल के आया? कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, और समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड। और जब जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं साथियों। ठीक है, तो वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? तो साथियों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु माने एटम्स की बात हो रही है। पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं साथियों। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में जो है चक्कर लगाता रहता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, या इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो सकता है साथियों? एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। उसके बाद ये कक्षाएं होती हैं। ठीक है साथियों, तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं साथियों। ठीक है, न्यूक्लियन हम इन्हीं को बोलते हैं जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं।
प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन साथियों उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। समझ गए बात को? तो प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, जिस कारण नाभिक जो है वो धनावेशित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? अणु कहो या एटम कहो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। यहाँ ए कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? तो भाग नहीं है वो आपका फोटॉन जो है वो भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये अणु का भाग हैं, बाकी फोटॉन ये एटम्स का भाग नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं साथियों, जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। समझ रहे हैं? सभी प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं ये इन्हीं फोटॉन क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं। तो इन्हीं से क्या होता है? इनका निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों प्राकृतिक तत्व, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या फिर थॉमसन ने? तो किसने खोजा था साथियों? रदरफोर्ड ने खोजा था। और कब खोजा था? 1911 में खोजा था, ठीक है। रदरफोर्ड ने 1911 में खोजा था परमाणु के नाभिक की खोज। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने। तो किसने किया साथियों? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने किया न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? क्रोनोमीटर है, एनीमोमीटर है, ऑडियोफोन है या फिर ऑडियोमीटर है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है साथियों वो है ऑडियोमीटर है, जो कि ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है साथियों, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? 36, 46, 56 या फिर 26? तो कितने होते हैं साथियों? 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य साथियों क्या होता है? एक लिंगी प्राणी है, अनसेक्सुअल एनिमल है, जिसमें गुणसूत्रों यानी जिसे क्रोमोसोम भी कहते हैं की कुल संख्या 23 जोड़ी माने 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 + XY जबकि स्त्रियों में 44 XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलता है साथियों वहां पे पुत्री जन्म लेती है। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर में, चीता में, तितली में या फिर छिपकली में? तो साथियों किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? माने कि लिंग निर्धारित नहीं हो सकता कि नर होगा कि मादा होगा। तो साथियों छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। फिर कैसे नर मादा जन्म लेते हैं साथियों? आइए हम आपको बताते हैं। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण साथियों पर्यावरणीय ताप से होता है, ठीक है। पर्यावरण में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से इनका लिंग निर्धारण होता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है साथियों? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका।
तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है साथियों? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, फूलों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या फिर पैलिनोलॉजी क्या कहते हैं साथियों? तो फूलों के अध्ययन को जो हम कहेंगे वो एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब फेनोलॉजी हम किसे कहते हैं? फ्रेनोलॉजी जो कहते हैं वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विषिप्तता का अध्ययन करते हैं फेनोलॉजी में। और एग्रोस्टोलॉजी में साथियों घास से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। और पैलिनोलॉजी जो होता है इसमें हम विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन, और एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों का अध्ययन होता है, और एग्रोस्टोलॉजी जो होता है घास से संबंधित का अध्ययन होता है, और पैलिनोलॉजी जो होता है वो विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन होता है। साथियों, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का जो वानस्पतिक नाम क्या है? एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, पेपेवर सोमनिफेरस, रेवाल्फिया सर्पेंटाइना, सिंकोना स्पीसीज। तो अफीम का वानस्पतिक जो नाम है साथियों वह है पेपेवर सोमनिफेरस। ठीक है, यह है अफीम का वास्तविक नाम। थोड़ा सा जानते हैं। पेपेवर सोमनिफेरस पेपेवरेसी कुल का प्रमुख पौधा है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दुधीय लैक्टस से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरोन आदि प्राप्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉर्फिन किसका अवयव है? मॉर्फिन किसका अवयव है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे किसका? अफीम का। तो पेपेवरोन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत जो होती है वो हानिकारक होती है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये था आपका 15 प्रश्न, जो कि 5 प्रश्न आपके फिजिक्स के मिले हैं, 5 प्रश्न रसायन विज्ञान के मिले हैं, केमिस्ट्री के, और 5 प्रश्न आपको बायोलॉजी से देखने को मिले हैं। तो ऐसा ही हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे। तो साथियों कैसी लगी है वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और हम आपको डेली इस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे।